चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास के 5वें चैप्टर को देखेंगे। कि देखिए, क्लास 10 का जो इतिहास का 5वां चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे देश इंडिया में कैसे बाहरी कंपनी आई और कैसे मजदूरों की स्थिति में सुधार करी। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इसी वीडियो में क्लियर कर दें। देखो, सबसे पहली बात है, आपकी जो चैप्टर्स का नाम है वो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अब देखो, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना औद्योगिकरण के बारे में। औद्योगिकरण होती क्या? तो औद्योगिकरण का मतलब होता है मशीनों का उपयोग करना है। सिंपल सी अगर बात बोलते हैं तो मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना ही औद्योगिकरण कहलाती है। देखो, अगर देखी जाए तो जब हम लोग किसी का गुलाम नहीं थे, मतलब अंग्रेज का हम लोग गुलाम जब नहीं थे ना, तो अपने हाथों से ही तरह तरह की वस्तु बनाते थे। जैसे कुदाल हो गया, या कुम्हार लोग देख सकते घड़ा बनाना, चाहे मिट्टी का जो भी बर्तन होता था, आदमी सबसे पहले ये अपने हाथों से ही बनाया करता था। तो वो था कुटीर उद्योग। लेकिन कुटीर उद्योग बाद में लघु उद्योग में चेंज हो गया, और वही लघु उद्योग के कारण से क्या हो गया, औद्योगिकरण आ गई। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो औद्योगिकरण का मतलब होता है कि मशीनों के द्वारा वस्तुएं बनाना। आज तो आप काम करने जाते होंगे, या आपके गार्जियंस जो है ना बाहर काम करने जाते होंगे, तो जो काम करने जाते हैं वहां पर अधिकांश काम किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। तो वही प्रक्रिया कहलाती है औद्योगिकरण। तो मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कर देना वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है आपका औद्योगिकरण। अब दुनिया की देखो, कोई भी वस्तु आप खाते हैं, कोई भी वस्तु, जैसे दुकान पर आप जाइए, आप मैगी लेते हैं या कोई भी बिस्कुट लेते हैं, मतलब जितनी भी वस्तु पैकिंग होकर आती है ना, वो सारे वस्तु किसके द्वारा बनती है? मशीनों के द्वारा। यानी जो ये मशीनों के द्वारा जो वस्तु बनाने की क्रिया है वो कहलाती है आपका औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण जब अपने देश में, क्योंकि देखो भाई, शुरू से मशीन नहीं रहा है, हम लोग अपने हाथों से नई नई चीजें बना बना कर क्या किए, अपना भरण पोषण करते रहे शुरू से ही। क्या शुरू से ही बंदूक था, बम था? नहीं था। मनुष्य अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग किया, फिर डंडे का प्रयोग किया, फिर ये पत्थर गिट्टी का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं मनुष्य कुटीर उद्योग पर आधारित था। देखो, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है? कुटीर उद्योग का मतलब होता है अपने आप किसी वस्तुओं का निर्माण करना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप से वस्तुएं बनाना, वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले समझते हैं औद्योगिकरण। देखो, मशीन के द्वारा वस्तु का उत्पादन करना, वस्तुओं को बनाना, वो कहलाती है औद्योगिकरण। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, बात करते हैं थोड़ा सा ब्रिटेन देश की। हम लोग ब्रिटेन का गुलाम थे। ब्रिटेन मतलब अंग्रेज क्या किया था? हम लोग गुलाम थे। अंग्रेजों ने क्या किया था? हमें गुलाम बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो पूरा विश्व था पहले कृषि प्रधान देश था। जैसे आज इंडिया मतलब भारत कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। बिहार भी कौन सा राज्य? कृषि प्रधान राज्य। कृषि पर मतलब आधा से अधिक जीवन आधारित है। तो वैसे ही 1750 में अगर देखी जाए, 1750 से पहले या 1750 के बाद तक देखी जाए, तो जो ब्रिटेन था वो भी कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश का मतलब उसका जो जीवन था ना, उस देश का कृषि पर ही अधिकांश आधारित था। लेकिन ब्रिटेन वालों ने यह सोचा कि भाई इतना अधिक मेहनत करते हैं और काम बहुत कम होता है। सोचो, अगर 50 लोग लगा दिया जाए और काम दे दिया गया और वही काम मशीन के द्वारा किया जाए, तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? मशीन काम करेगा, आदमी नहीं काम करेगा। तो ब्रिटेन वालों ने यह सोचा कि भाई मतलब मेहनत ज्यादा करी जाती है लेकिन काम कम होता है, इसके अलावा कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए, कुछ ऐसा उपकरण बनाया जाए जो काम अधिक करे कम समय में। जैसे मान लो वो घर डालना हो, पहले जो घर बनाई जाती थी उसमें बहुत टाइम लगता था। ठीक है ना। और आज मशीन के द्वारा ढलाई होती है, लगले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा में सब काम खत्म करके चला जाता है। तो मतलब ब्रिटेन पहले कृषि प्रधान देश था, लेकिन बाद में वहां पर ये समस्या आ गई कि भाई मेहनत अधिक हो रही है, श्रम अधिक हो रही है और काम बहुत कम मिल रही है। तो इस सब चीज को लेकर ब्रिटेन वासियों ने क्या किया? बहुत सारे यंत्र आविष्कार करना शुरू कर दिया। अब देखो, अब यहां से एक चीज हम लोग समझते हैं, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात है कि औद्योगिकरण आने के क्या क्या कारण थे। देखिए, औद्योगिकरण आने के और पहला हम लोग कारण देखते हैं तो श्रम अधिक और काम कम, मतलब मेहनत अधिक पड़ी थी लेकिन काम कम पड़ी थी। इसीलिए ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि कुछ ऐसे मशीन बनाई जाए जो काम अधिक करे कम समय, मतलब समय कम लगे लेकिन काम अधिक हो। ठीक है ना। तो औद्योगिकरण आने का पहला कारण था श्रम अधिक और काम कम। ये मतलब श्रम अधिक का मतलब क्या? मेहनत बहुत ज्यादा लेकिन काम बहुत कम। ये पहला रीजन था। अब देखो, जब ये बातें ब्रिटेन वासियों ने देखना शुरू कर दिया तो उनमें कुछ ना कुछ चीज की आवश्यकताएं पड़ने लगी। भाई ज्यादा से ज्यादा हमें वस्तु उत्पन्न करना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें काम करना है, तो उसके लिए उनकी एक मतलब तर्क बुद्धि सूझी। उसको हम लोग कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। ये रियल बात है। जब आदमी को किसी चीज की आवश्यकता होती है ना, तो वो आविष्कार कर लेता है। जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर बात करते हैं हम लोग देश आजादी की बात करते हैं, उस समय हम लोगों के पास कोई मिसाइल नहीं था, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया?
बहुत सारे मिसाइलों का आविष्कार वो अपने आप किए। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ी तब तो जाकर होगा ना, इसी कारण से तो हम उनको मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखो बुआ, तो आवश्यकता क्या होती है? आविष्कार की जननी है। ब्रिटेन वासियों को आवश्यकता पड़ी कि भाई काम अधिक कर रहे और काम अधिक करने के बाद भले मेहनत अधिक कर रहे और काम कम हो रही है, तो उन्हें कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण से उन्होंने मशीनों का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे मशीन का आविष्कार करिए, आगे बताऊंगा आपको। तो आवश्यकता क्या होती है? आविष्कार की जननी है। मतलब जब आदमी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो आविष्कार करता है। वैसे ही ब्रिटेन वासियों को जब कृषि को अधिक मतलब उपयोगी बनाने के लिए आवश्यकताएं पड़ी तब वो आविष्कार करने लगे। और दूसरी बात देखते हैं तो इसी समय से क्या हो गया? नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी इंसान को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो नई नई चीजें बनाना शुरू करता है। तो ये जब बातें ब्रिटेन वासियों को सूझी तब जाकर वो नए नए मशीनों का आविष्कार करने लगे। और फिर क्या हुए? कोयले एवं लौह की प्रचुरता को ढूंढने लगे। मतलब धरती के अंदर जो कोयले थी, लोहे थी, उसको निकालना शुरू कर दिए, रेल मार्ग बनाना शुरू कर दिए, उसका उपयोग करना शुरू कर दिए। तो कोयले एवं लौह जो धरती के अंदर थे उसको निकाल कर उन्होंने क्या किया? उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भाई मशीन बन गया, जब भाई मशीन बन गया, कोयला निकल गया, लोहे निकल गया, तो उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना शुरू कर दी। फैक्ट्री प्रणाली का मतलब क्या होता है? मशीन के द्वारा वस्तु बनाना। फैक्ट्री प्रणाली हो गया। तो फैक्ट्री प्रणाली की फिर स्थापना करी गई। और सस्ते श्रम की उपलब्धता, मतलब बहुत कम मेहनत में ज्यादा वस्तु बनाने की काम स्टार्ट हो गया फैक्ट्री प्रणाली के माध्यम से। और विशाल औपनिवेशिक स्थिति, और अंग्रेज जो थे ब्रिटेन वासी, जब वो बहुत सारा वस्तु कम समय में बनाने लगे तो वो सोचे क्या कि भाई दूसरे देश में जाकर हम वस्तु बेचते हैं और पैसा ज्यादा मात्रा में कमाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पूरे देश पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी थी। पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध इसी कारण से हुआ था, ब्रिटेन वासी की वजह से ही। वो चाहते थे कि पूरे देश को अपना गुलाम बना ले। ब्रिटेन यही चाहता था, बशर्ते वो इंडिया पर तो कब्जा कर ही चुका था, पूरे देश को गुलाम बनाने के चक्कर में था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। ठीक है। तो विशाल औपनिवेशिक स्थिति का मतलब हो गया कि जब ब्रिटेन वाले वस्तुओं का निर्माण करने लगे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो सोचे कि किसी अन्य देश में भी जाकर वस्तु बेचते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ कमाते हैं। तो अगर देखी जाए औद्योगिकरण के सबसे अहम कारण देखते हैं तो वो होगा काम भले श्रम अधिक, मतलब मेहनत अधिक और काम कम। यही सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण से ये औद्योगिकरण उत्पन्न हो गया। मतलब वहाँ जो ब्रिटेन वासी थे वो सोचने लगे भाई काम अधिक करे, मेहनत अधिक करे, काम बहुत कम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, काम बहुत कम हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ आविष्कार करनी चाहिए, जिसको आवश्यकता आविष्कार की जर्नी हम लोग कह सकते हैं। तब उन्होंने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार करी। मशीनों का आविष्कार करने के बाद फैक्ट्रियों के आविष्कार हो गया। फैक्ट्रियों के आविष्कार के बाद क्या होगा? विशाल औपनिवेशिक स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगी और पूरे देश में ब्रिटेन वाले वस्तु बेचना शुरू कर दिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण देखेंगे तो श्रम अधिक काम कम, ये सबसे बड़ा कारण था। इसी के कारण से उन्होंने नई नई आविष्कार करना स्टार्ट कर दी। अब देखते हैं ब्रिटेन वाले ने कौन कौन सी वस्तुएं आविष्कार करी, कौन कौन से मशीन आविष्कार करे, उस पर चर्चा करते हैं। देखो 1769 ईस्वी की यदि बात करते हैं तो रिचर्ड आर्कराइट जो नाम के आदमी था वो स्पिनिंग फ्रेम की आविष्कार किया था। स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था कब? 1769 ईस्वी में स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। ठीक है ना? कौन? रिचर्ड आर्कराइट नाम का आदमी ने, रिचर्ड आर्कराइट नाम का आदमी जो था वो स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया। ये क्या था? सूट काटने वाला मशीन था, सूट धागा, ठीक है, सूती वस्त्र, तो सूट काटने वाला ये मशीन था स्पिनिंग फ्रेम। उसके बाद 1970 में देखते हैं तो जेम्स हारग्रीव्ज का नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इस ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब में पूछा है, इसलिए याद रखिएगा ये सब। ठीक है ना? देखो तो 1770 में जेम्स हारग्रीव्ज नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। फिर 1773 ईस्वी में लंकाशायर एक जगह का नाम है और वहीं पे एक थे जॉन के नाम का व्यक्ति था। तो जॉन के नाम के व्यक्ति ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल ये बारीकी, मतलब बारीकी जो छोटे छोटे सूती हुआ करते थे ना, उसको काटने का काम करती थी। ठीक है? तो 1773 में लंकाशायर में रहने वाले जॉन के ने किसका आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फिर 1769 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया, भी सूती काटने वाला ही मशीन था। ठीक है ना? उसके बाद 1785 की बात करते हैं तो एडमंड कार्टराइज नाम के जो व्यक्ति थे वो वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया। मतलब वाष्प से चलने वाला पावरफुल
करघा का आविष्कार कर दिया, ठीक है ना। देखो तो कुछ ऐसे मतलब ब्रिटेन के वैज्ञानिक रहे, जब उनको आवश्यकता पड़ी कि भाई ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कम हो रही है, तो उन्होंने मशीनों का आविष्कार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे मशीन का आविष्कार साले साले करते चले गए। देख सकते हैं ना 1785 में एडमंड कर्टराइज नाम के जो वैज्ञानिक था वो वाष्प से चलने वाला पावरफुल नामक करघा का आविष्कार कर दिया। फिर 1785 ईस्वी में ही बेनर नाम के वैज्ञानिक ने कपड़ा पर छापने वाला यंत्र, मतलब कपड़ा छापने वाला यंत्र, कपड़ा छापने वाला मशीन बना दिया। उसके बाद 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कर दिया। फिर 1815 में हेनरी बेसेमर ने क्या किया, शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार कर दिया, जिसके कारण से लौह उद्योग का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होने लगा। शक्तिशाली भट्टी का मतलब क्या होता है, लोहे को पिघलाई जा सकती है। तो लोहे को पिघला कर बहुत सारी मतलब क्या हो गया, फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हो गई, ये यातायात सुविधा स्टार्ट हो गया, मतलब रेलगाड़ी से आने जाने की ये सुविधाएं बनने लगी। तो कब, जब 1815 में हेनरी बेसेमर ने क्या किया, शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार कर दिया। तो जब भाई काम अधिक हो रही थी, मतलब मेहनत अधिक हो रही थी या काम कम हो रही थी, तो वहीं ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि कुछ ऐसा मशीन बनाया जाए जो काम अधिक करे कम समय में। तब जाकर 1769 से लेकर 1815 ईस्वी तक मशीन का आविष्कार होते रह गया, मशीन का आविष्कार होते रह गया। ब्रिटेन वासियों ने बहुत ज्यादा मात्रा में मशीन का आविष्कार किया। तो ये मशीन का जो आविष्कारक है, ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है। अब देखो, जब अंग्रेजों ने क्या, जब ये ब्रिटेन वासियों ने क्या किया, मशीन का आविष्कार कर लिया, तो इन्होंने सोचा क्या कि भाई पूरे देश में जाकर अपनी अपनी वस्तुओं को बेची जाए और वहां से पैसा कमाई जाए। तो उन्होंने सबसे पहले कहां प्रवेश किया, इंडिया में प्रवेश किया। ऐसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद वो अपने इंडिया में पैर जमा चुके थे व्यापार के माध्यम से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो वस्तु बना रहे थे वो बेचने के लिए कहां प्रवेश कर गए, इंडिया में। अब यहां से हम लोग समझते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। देखो बुआ, उपनिवेशवाद एक, इसको हम लोग समझते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश किसी शक्तिशाली देश को गुलाम बनाता है। देखो, जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश को गुलाम बनाता है, जैसे ब्रिटेन शक्तिशाली था, वो इंडिया को गुलाम बनाया। तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी अन्य देश को गुलाम बनाता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। जब कोई समृद्धशाली चाहे शक्तिशाली देश किसी अन्य समृद्धशाली देश को गुलाम बनाता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है ना, उपनिवेशवाद कहलाती है। और जो देश गुलाम बना है वो उपनिवेश मतलब कॉलोनी कहलाएगा, ठीक है ना। तो उपनिवेशवाद पूछता है कि आप उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। देखो वो लिखिएगा कि जब कोई समृद्धशाली देश किसी देश को गुलाम बनाता है, तो यह गुलाम बनाने की प्रक्रिया जो है ना, उपनिवेशवाद कहलाती है। तो यहां से जब ब्रिटेन वालों ने क्या किया, वस्तु बनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, भारत का भरपूर मात्रा में आकर शोषण किया। वो अपने देश से वस्तु लाते थे और उसका भरपूर मात्रा में ज्यादा कीमत पर बेचते थे और हमारा शोषण करते थे। तो अंग्रेज जो थे ना, वो शुरू से लूटते रहे हम लोगों को। सोने, ये जो इंडिया था पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, अब ये खोखला चिड़िया हो गया, इंडिया खोखला हो गया। इसके पीछे का रीजन था ये अंग्रेजों का शोषण। भरपूर मात्रा में उन्होंने क्या किया, भारत का शोषण किया। किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। क्योंकि ब्रिटेन में बहुत तरह की मशीनें बन चुकी थी जो कम समय में ज्यादा वस्तु का उत्पादन कर रही थी, जिसके माध्यम से ये भारत में वस्तु लाकर बेच रहे थे और उसका भरपूर मात्रा में शोषण कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो, जब ये भारत में अपनी वस्तु लाकर बेचने लगे, तो यहाँ पर निरुद्योगीकरण हो गया और कुटीर उद्योग क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि निरुद्योगीकरण क्या है। देखो बुआ, निरुद्योगीकरण अगर समझते हैं तो इसका मतलब होता है कुटीर उद्योग को समाप्त कर देना। कुटीर उद्योग को समाप्त करना निरुद्योगीकरण कहलाती है, ठीक है ना। अब एग्जाम में पूछा भी है कि निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। बस इतना लिखना है कि कुटीर उद्योग का समाप्त हो जाना निरुद्योगीकरण कहलाती है। अब भाई यहाँ पर एक और बात आती है, कुटीर उद्योग कहलाती क्या। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है कि अपने हाथ से बनाया गया सामान क्या होगा, कुटीर उद्योग कहलाता है। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो अपने हाथ से बनाए गए सामानों का पतन होने लगा और जितना ब्रिटेन वाले जो ये विदेशी लोग जो वस्तु लाते थे अपने देश में बेचने के लिए, इंडियन लोगों ने क्या किया, उसी को पसंद करने लगा, उसी को ज्यादा मात्रा में पसंद करने लगे और जो गाँव के लोग अपने हाथों से सामान बनाते थे उसका यूज करना कम कर दिए।
ठीक है ना। तो निरु उद्योगीकरण पूछेगा कि निरु उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, तो बस आपको इतना लिखना है कि कुटीर उद्योग का समाप्त होना, मतलब हाथ से बनाए गए वस्तुओं का समाप्त होना ही निरु उद्योगीकरण कहलाता है। और यह सबसे मात्रा में देखने को तब मिला जब ये अपने देश में औद्योगिकीकरण मतलब मशीनों का आविष्कार होना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। अब चलो, अब यहाँ से एक चीज और हम लोग समझते हैं, कुटीर उद्योग समझ लेते हैं। भाई कुटीर उद्योग है क्या और इसका महत्व और इसकी उपयोगिता क्या है। अब बात वही आ गई थी ना, कुटीर उद्योग का समाप्त होना ही निरु उद्योगीकरण कहलाती है। अब देखो, अब कुटीर उद्योग मैंने बता दिया कि कुटीर उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें स्वयं और परिवार के लोग ही काम करते हैं। देखो दो तरह का उद्योग हम लोग समझेंगे, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। भाई कुटीर उद्योग क्या होता है और लघु उद्योग क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। देखो हम लोग जाने कुटीर उद्योग क्या है। देखो कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, इसमें स्वयं और अपने परिवार के सदस्य ही काम करेंगे, बाहरी लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन लघु उद्योग का मतलब क्या होता है कि उसमें मजदूर को रखना पड़ता है, मतलब जहां छोटे पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करी जाती है वो लघु उद्योग कहलाती है, उसमें मजदूर रखना पड़ता है। लेकिन कुटीर उद्योग में स्वयं और परिवार के सदस्य कार्य करते हैं और इसकी खपत जो है ना घरे द्वार में हो जाती है, घरे घरे बेच दीजिए, खपत हो गया। लेकिन जो लघु उद्योग में वस्तुएं बनती है उसके खपत के लिए बृहत पैमाने पर बाजार की आवश्यकता होती है। मान लो जो कंपनियां वस्तु बना रही है वो तो बाजार में जाकर बिकेगा, दुकानें दुकानें बिकेगा। लेकिन जो कुटीर उद्योग होता है, जो हाथ से बनाया गया चीज है, वो क्या होता है घर में ही खपत हो जाती है। और देखो जो कुटीर उद्योग होता है इसमें कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे अगरबत्ती बनाना, ये कुम्हार जो मिट्टी का ये जो दिया बनाता है, घड़ा बनाता है, ये सब में क्या होता है कच्चा माल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। लेकिन लघु उद्योग में क्या होता है, उसमें कच्चा माल का प्रयोग होता है, लेकिन जब कच्चा माल घट जाएगा तो वो बाहर से मंगाया जाएगा, यहाँ से नहीं मंगाया जाएगा। अब सोचिए आपको दिया बनाना है तो क्या करिएगा, मिट्टी घटेगा फिर जाइएगा कोड़ के लेकर चले जाइएगा। लेकिन लघु उद्योग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग में कच्चे माल का प्रयोग होता है और लघु उद्योग में भी होता है, लेकिन उसमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और उसके बाद कुटीर उद्योग में क्या होता है, कम पूंजी, बहुत कम दाम लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। अब मान लो कि दिया आपको बनाना है तो भाई मिट्टी कहीं से भी लिया कर उसमें मेहनत करेंगे, पैसा थोड़ी लगना है मिट्टी के लिए, मेहनत करेंगे, बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे। लेकिन लघु उद्योग में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा लगाना पड़ता है। और लघु उद्योग क्या होता है, उसमें क्या होता है मालिक कोई एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन कुटीर उद्योग में अपने से बनाना, उसमें कोई भी आदमी मालिक बन सकता है। तो कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि स्वयं अपना और अपने परिवार के सदस्य इसमें कार्य करेंगे। ठीक है ना। और इसमें कम पैसा लगाई जाती है और इसकी खपत घर घर ही हो जाती है। लेकिन लघु उद्योग में नहीं, लघु उद्योग में एक छोटे से पैमाने पर वस्तु बनाई जाती है जिसका खपत बाजार में ही होता है। ठीक है। तो ये कुटीर उद्योग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक चीज और समझते हैं, आपके एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है कि कुटीर उद्योग के महत्व और इसकी उपयोगिता को लिखे। तो समझते हैं कुटीर उद्योग का महत्व और उपयोगिता। देखो बुआ, कुटीर उद्योग का महत्व और उपयोगिता देख सकते हैं। अपने देश की आजादी में जानते हैं कुटीर उद्योग का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना बड़ी शोषण करते थे, तो हम लोग अपना अपना हथियार बना बना कर ही अंग्रेज से लड़ते थे। अंग्रेज से लड़ने में सबसे अहम भूमिका मजदूरों का रहा, और मजदूर जो थे ना वो कुटीर उद्योग मतलब अपने हाथ से बनाए गए सामानों का ज्यादा मात्रा में उपयोग किए थे देश की आजादी में। और मजदूर ये सोचने लगे थे कि भाई हमारा देश आजाद हो जाएगा ना तो हम स्वतंत्र होकर बहुत मात्रा में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन देश आजादी के बाद हमारा देश दो भागों में विभाजन हो गया, जिसके कारण से मजदूरों का कंडीशन दिन प्रतिदिन गिरते चला गया। और बाद में भारत सरकार को 1950 में 1948 में बहुत सारे मजदूर संघ नियम लगाना पड़ा और उसमें उनकी स्थिति को सुधारनी पड़ी। ठीक है ना। तो ध्यान से सारी बातें समझिएगा। कुटीर उद्योग का महत्व क्या है, देखिए बस आपको इतना लिखना है कि कुटीर उद्योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग कम पैसा लगाकर मतलब अपना बिजनेस कर सकते हैं और उसमें ज्यादा मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। ठीक है ना। तो मतलब इसका पूछ रहा महत्व और उपयोगिता क्या, तो बस आपको इतना लिखना है ये कुटीर उद्योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम हम लोग कम पूंजी लगाते हैं और इसमें बाहरी मजदूर नहीं डालना पड़ता, अपने ही घर के सदस्य काम करते हैं। और इससे क्या होता है, पैसे नहीं होने के बाद भी आदमी अपना बिजनेस करता है और बिजनेस करने के बाद वो अपना लाभ कमाने लगता है। यही इसका महत्व है। और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका उपयोगिता आपको देखो सिंपल सी अगर भाषा में देखते हैं कुटीर उद्योग की उपयोगिता, तो लिखा है इतना कि कुटीर उद्योग की उपयोगिता जो होती है ना, ये
अगर इसको सिंपल से हम लोग समझते हैं तो सोचिए, अब हाथ से जो बनाया गया चीज है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं। बस आपको इतना लिखना है कि कुटीर उद्योग के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती है ना, उसका उपयोग ज्यादातर हम लोग अपने पूजा पाठ पर्वों त्योहारों में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे अगरबत्ती हो गया, जैसे दिया हो गया, घड़ा हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं देखी जाए तो कुटीर उद्योग का उपयोग हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक मानी जाती है। अभी बात करते हैं इस साल की हम लोग, तो इस साल में क्या हुआ कि दिवाली के शुभ अवसर पर जो चीनी लोग थे उनको 50,000 करोड़ का घाटा लगा था, क्योंकि भाई हम लोग अपने देश की वस्तुओं पर क्या हो गए, आश्रित हो गए। हम लोग अंग्रेजी वस्तुओं को नकार दिए। महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था, उसमें दो तरह के कार्य था, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक कार्य में था कि अंग्रेजी वस्तुओं को नकार देना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी भी जोर डाले थे कि अपने देश की वस्तुओं को अपनाइए, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमें बाहरी वस्तुओं को नहीं अपनाना है। समझ में आ रही बात। तो महात्मा गांधी भी प्रयास किए थे किसको बढ़ाने के लिए, कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए। तो लिखना है कि कुटीर उद्योग हमारे जीवन का एक अहम उद्योग है, जिसमें कम पैसा लगाकर हम लोग बिजनेस कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा में पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है ना, बस यही बातें लिखनी है। तो आपको समझ में आ गई होगी कुटीर उद्योग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। अब आगे समझते हैं हम लोग। आगे हम लोग को जानना है भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई और कौन कौन सी फैक्ट्री आई, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, भारत में फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आज भी है। जैसे देख सकते हैं, भारत में सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो सूती वस्त्र की कंपनी बैठी थी। तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल जो है ना 1851 में बंबई में बैठाई गई थी। अब एग्जाम में पूछा भी है कि सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ करी गई थी, बंबई में करी गई थी। कब करी गई थी, 1851 ईस्वी में। तो समझते चलिए, सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना बंबई में की गई, कब, 1851 में। और फिर पहला कारखाना का मतलब कंपनी, कारखाना जहां लोग काम करेंगे। तो भारत में सबसे पहला कारखाना 1854 में पारसी कावस जी नानाजी दभार के द्वारा स्थापित किया गया था। और इससे क्या होगा, उद्योग शुरू हो गया। उद्योग का मतलब मजदूर जा जाकर वहां पर काम करने लगे। यानी भारत में भी धीरे धीरे क्या होगा, जब अंग्रेज यहाँ पर वस्तु स्थापित करने लगे तो वहां से लिया के ही क्या करने लगे, कंपनी बैठा दिए। कंपनी इसलिए बैठा दिए भाई कि वहां से वस्तु लाने में बहुत खर्चा हो रहा था, कुछ ना कुछ हो ही रहा था। जब कंपनी यहीं पर बैठा देंगे अंग्रेज लोग, तो क्या करेंगे, यहीं से वस्तु बनाकर बेच देंगे, ज्यादा मात्रा में पैसा कमाएंगे। तो भारत में भी कहीं ना कहीं कंपनियां बैठना स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहला सूती कपड़े की मिल मुंबई में बैठाई गई थी और वो 1851 ईस्वी में बैठाई गई थी। फिर पहला कारखाना भारत में किनके द्वारा बैठाया गया, पारसी कावस जी नानाजी दभार के द्वारा बैठाया गया। 1854 ईस्वी में ये पहला कारखाना बैठाया गया। फिर 1854 से लेकर 1880 ईस्वी तक भारत में 30 गो कारखाना लगा दिया गया। कितना, 30 कारखाना स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 1880 से लेकर 1895 ईस्वी तक यहाँ पर कपड़ा मिल की संख्या 39 से भी अधिक हो चुकी थी। कब से कब तक लेकर 1880 से लेकर 95 ईस्वी के बीच अगर देखते हैं तो 39 से भी अधिक कपड़ा मिल यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। और फिर 1895 से लेकर अगर 1914 ईस्वी तक देखते हैं तो यहाँ पर सूती मिल की जो संख्या थी, सूती मिल वाला जो कंपनी था वो 144 हो गया था। देखिए, 1895 से लेकर 1914 ईस्वी तक 144 गो सूती मिल की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब देखो, ये तो बात आपको समझ में आ गया कि देखो 1918 ईस्वी में बिरला ब्रदर्स कंपनी की स्थापना पहली बार हो गई थी। कुछ कंपनी भी आने लगी, कारखाना तो बना ही, लेकिन कंपनियां भी कुछ आने लगी। और वो कंपनी, सबसे पहला कंपनी था बिरला ब्रदर्स कंपनी। बिरला ब्रदर्स कंपनी ये पहली बार स्थापित करी गई थी 1980 ईस्वी में। और फिर आगे चलकर बिरला जूट कंपनी 1919 में स्थापित करी गई। फिर 1920 में देख सकते हैं जियाजी राव सूती कारखाना ग्वालियर में स्थापित किया गया। कौन, 1920 में जियाजी राव सूती कारखाना ग्वालियर में स्थापित करी गई। फिर 1907 की बात करते हैं तो 1907 में आयरन प्लांट, मतलब आयरन लोहे वाला प्लांट बहुत सारा बनने लगा। जैसे में आपका आता है जमशेद जी टाटा नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी थी। वो कहाँ करी थी, साकची एरिया में करी थी। भाई साकची बिहार में पड़ता है, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है, ये झारखंड में है। क्योंकि देखो, देश आजादी से पहले झारखंड और बिहार दोनों संग ही थे। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को लालू यादव की वजह से और कांग्रेस की वजह से झारखंड अलग हो गया था, क्योंकि राजनीतिक दांव पेच वहां पर लग चुकी थी। देखो, तो 1907 ईस्वी में यहाँ पर आयरन प्लांट भी स्थापित होने लगी थी। तो सबसे पहला यहाँ पर आयरन
प्लांट 1907 में स्थापित किया गया। किनके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी गई और ये कहाँ है? तो साकची, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। उसके बाद 1910 में देख सकते हैं तो जमशेदजी टाटा के द्वारा ही टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना करेगी। किसका? तो 1910 में जमशेदजी टाटा ने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किए। फिर आगे देख सकते हैं, अभी वर्तमान की यदि बात करते हैं तो अपने देश में, अपने इंडिया में 7 गो स्टील प्लांट चलता है। ये कंपनी है, ठीक है ना। 7 स्टील प्लांट चलता है। इन 7 स्टील प्लांट को समझिए। पहला स्टील प्लांट है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो हीरापुर में पड़ता है। पहला कौन सा स्टील प्लांट है? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो हीरापुर में पड़ता है। दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में पड़ता है। और तीसरा है विश्वेश्वरैया, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जो भद्रावती, मतलब जो कर्नाटक में मौजूद है। भद्रावती उसके शहर का नाम है और राज्य का नाम क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद देख सकते हैं राउरकेला स्टील प्लांट, ये राउरकेला में ही पड़ता है। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में ही पड़ता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में ही पड़ता है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में ही पड़ता है। तो ये 7 तरह के स्टील प्लांट आज अपने इंडिया में मौजूद है, जहाँ पर लोग ज्यादा मात्रा में काम करते हैं, ठीक है। तो स्टील प्लांट आपको समझ में आ गई। आगे देख सकते हैं, भारत में सबसे पहला कोयला उद्योग की आरंभ कहां से कब करी गई थी? 1914 में करी गई थी। कहां? तो रानीगंज में, पश्चिम बंगाल से करी गई थी। रानीगंज के पश्चिम बंगाल से करी गई थी 1914 में। एग्जाम में क्वेश्चन करता भी है कि कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 से। कहां से? तो रानीगंज के पश्चिम बंगाल से हुआ था। उसके बाद 1850 से 60 के दशक की बात करते हैं, 1850 से लेकर 1860 के दशक की बीच की हम लोग बात करते हैं, तो उसी बीच में बगीचा उद्योग सामने आ गया। बगीचा उद्योग अपने इंडिया में बैठने लगा। बगीचा उद्योग में कौन कौन चीजें आती है? चाय हो गया, नील हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, पटसन का मिल हो गया, ये सब स्थापित करी जाने लगी थी। और बिहार में सबसे ज्यादा मात्रा में नील की खेती ही करी जाती थी, जिसमें 3 कठिया प्रथा अंग्रेजों ने लगा दिया था और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान उसको क्या किया? खत्म कर दिए थे। तो 1850 से 1860 के दशक में यहाँ पर कौन कौन सी बगीचा उद्योग बैठ गया? बगीचा उद्योग कंपनी की स्थापना हो गई। उसमें चाय का, नील का, कॉफी का, रबर का, पटसन, ये सब मिल स्थापित होने लगी। उसके बाद 1924 में तीन उद्योग मतलब टीने वाला उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग और भी बहुत सारी कंपनियां अपने इंडिया में आने लगी। और 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की भी स्थापना यहाँ पर कर दी गई। कब? 1930 के दशक में। उसके बाद देख सकते हैं इंडिया में बहुत सारे बैंक भी उस समय बनाए गए। बहुत सारे यहाँ पर बैंकों की स्थापना करी गई। तो कौन कौन से बैंक? देखो, पीएनजी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कौन सा बैंक है? सरकारी बैंक है। लोग कहता है प्राइवेट है, लेकिन देखो बाबू, ये सरकारी बैंक है। बहुत सारे सरकारी बैंक की स्थापना करी गई उस समय पैसे के आदान प्रदान के लिए। उसमें पहला बैंक था 1895 में स्थापित करी गई पंजाब नेशनल बैंक, इसको शॉर्ट में पीएनबी के नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा बैंक स्थापित किया गया 1906 में, जिसको बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और शॉर्ट में BOI के नाम से इसको जानी जाती है। तो इस बैंक की स्थापना 1906 में करी गई। फिर 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना करी गई। अभी इलाहाबाद को चेंज करके क्या हो गया? इंडियन बैंक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखो, ये सब कौन सा बैंक है? सरकारी बैंक है। 1911 में सेंट्रल बैंक की स्थापना कर दी गई और 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर बैंक की स्थापना करी गई। कौन सा? द बैंक ऑफ मैसूर बैंक। तो अपने इंडिया में बहुत सारा कंपनियां भी आया और बहुत सारे बैंकों की भी स्थापना करी गई। ये सब सरकारी बैंक थी, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया भारत में ये सब कंपनियां जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछता है। तो इन सारी चीजों को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बैंक की भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं औद्योगिकरण का परिणाम। ये औद्योगिकीकरण जो आई, इसका क्या परिणाम निकला? इसका बहुत सारा परिणाम निकला था, उसको हम लोग समझ लेते हैं और विस्तार से इस बात को समझेंगे। अब देखते हैं औद्योगिकरण का परिणाम समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्या परिणाम निकला। देखो, औद्योगिकरण का मतलब मशीनों के द्वारा वस्तु बनाना। तो मशीनों के द्वारा जब वस्तु बनाई गई ना, तो धीरे धीरे भारत में फैक्ट्रियां स्थापित होने लगा और फैक्ट्रियां स्थापित होने के कारण से कुटीर उद्योग खत्म हो गया। मतलब निरुद्योगीकरण की समस्या यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। कुटीर उद्योग मतलब हाथों के द्वारा जो मजदूर अपना वस्तु बनाते थे, जैसे छैटी उटी बनाना, देखिएगा। तो पहले लोग क्या करते थे? अपने से बनाते थे। आज भी है अपने, ये सब गांव में ये सब प्रथा है, छैटी अपने आप बनती है, जिसके द्वारा बहुत तरह का हम लोग काम करते हैं। तो आखिर ये औद्योगिकीकरण के परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम देखते हैं। तो धीरे धीरे नगरों का बहुत ज्यादा मात्रा में विकास हो गया। नगरों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि मजदूर वहां पर काम कर करके अपना भरण पोषण करने लगे। और दूसरा देख सकते हैं, कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग का पतन का मतलब क्या होगा? जो हाथों के द्वारा बनाई जाने वाली
उद्योग थी, जो सामान थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और हम लोग मशीनों के द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है उसको ज्यादा मात्रा में पसंद करने लगे। और तीसरा इसका परिणाम क्या निकला तो साम्राज्यवाद का विकास ज्यादा मात्रा में हो गया। साम्राज्यवाद का मतलब क्या हो गया, अंग्रेज जो थे ना अपने समाज का ढेर मात्रा में समाज का विकास करने लगे। ये साम्राज्यवाद होता है कि दूसरे देश अपना देश में आकर अपने समाज का विकास करने लगे, अपने वस्तुओं का विकास करने लगे, तो धीरे धीरे साम्राज्यवाद का भी विकास होने लगा। और चौथी बात समझते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ कि औद्योगिकीकरण के कारण से ही समाज का वर्ग विभाजन हो गया। और समाज का वर्ग विभाजन 3 भागों में हो गया, एक पूंजीपति, दूसरा बुर्जुआ वर्ग और तीसरा का मजदूर वर्ग। अब भाई देखो ये तो पहली बात क्या थी हम लोग समाज में 2 तरह के लोग थे, 2 तरह का वर्ग था, एक पूंजीपति और दूसरा का मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति क्या करते थे, मजदूरों का भरपूर मात्रा में शोषण करते थे। लेकिन औद्योगिकीकरण आने के कारण से हम लोग का समाज 3 भाग में बट गया। पहला था पूंजीपति वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग जिसका सेकेंड नाम होता है बुर्जुआ वर्ग, और तीसरा का मजदूर वर्ग। यानी औद्योगिकीकरण के कारण ही हमारा समाज 3 भागों में बटा, पहला पूंजीपति, दूसरा बुर्जुआ वर्ग और तीसरा का मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति तो आपको समझ में आती है। पूंजीपति का मतलब क्या होता है, जो धनवान हो, जो हर मामले में मतलब पैसा के मामले में ज्यादा मात्रा में वो क्या हो, शक्तिशाली हो, पूंजीपति हो गया। और मजदूर वर्ग का मतलब क्या होता है, जो अपना जीविका मजदूरी कर करके चलाता है, वो मजदूर वर्ग। लेकिन यहाँ से एक और चीज आ गई, बुर्जुआ वर्ग क्या होता है। देखो बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने कंपनी खोला, ठीक है ना, मैंने कंपनी खोला और मैंने किसी को रख दिया कि तुम चलाओ, मैं मालिक हूँ। अब मतलब अपने काम करने का जिम्मा किसी और व्यक्ति को दे दूंगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, मजदूरों से काम करवाएगा। तो जो व्यक्ति मजदूरों से काम करवा रहा है वो जो है ना वो हो जाएगा कौन सा, बुर्जुआ वर्ग हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखी जाए तो बुर्जुआ वर्ग भी मजदूर से ज्यादा मात्रा में धनी है। अगर एक लाइन में अगर इसका डिफिनेशन वो देंगे तो बोल सकते हैं पूंजीपति वर्ग और ये मजदूर वर्ग, इन दोनों के बीच में जो वर्ग आती है उसको हम लोग बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग अपने मजदूरों पर क्या करते हैं, अपना कंट्रोल करते हैं, वो मजदूरों को काम करवाने का काम करते हैं। यानी अगर देखी जाए फैक्ट्री का सारा काम का जिम्मेदारी किस पर होता है, तो बुर्जुआ वर्ग के लोगों पर ही होता है। इसमें मालिक आते हैं, ठीक है, मतलब जो कंपनी का जो मेन मालिक है वो नहीं, वो जो काम करने के लिए चुना जाता है। हर कंपनी में होता है ना कि भाई मिनिस्टर यू हमारे खनी बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो मालिक है उसको छोड़कर जो पूरे काम का नियंत्रण करता है वो कहलाता है बुर्जुआ वर्ग। आपके एग्जाम में पूछा भी है कि बुर्जुआ वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा पूंजीपति और मध्यम वर्ग के बीच में जो वर्ग आता है उसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। और इसमें जो उत्पादन और जो मजदूरों पर कंट्रोल करने का जो नियंत्रण होता है वो बुर्जुआ वर्ग के हाथ में ही होता है। उसके बाद देख सकते हैं फैक्ट्री प्रणाली, फैक्ट्री मजदूर का जन्म हुआ। जैसे से अपने देश में जैसे से इस विश्व में फैक्ट्री आने लगी वैसे वैसे मजदूरों का क्या होगा, जन्म होने लगा। मजदूर क्या करने लगा, अपना जीविका चलाने के लिए फैक्ट्रियों में जा जाकर काम करने लगे, मतलब अपना भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि भाई कुटीर उद्योग समाप्त हो गया था, हाथ से बनाने वाली वस्तुओं का उपयोग लोग करना छोड़ दिया था। इसी कारण से मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, मजदूर लोग फैक्ट्रियों में जा जाकर काम करने लगे। अब देखो एक बात यहाँ पर आ गई कि मजदूर जब जाते थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तो वो पैसा बचाने के चक्कर में वहीं के अगल बगल के रूम ले लेकर रहने लगे। अब देखो मजदूर लोग भाई वहीं के अगल बगल का रूम लेकर रहने लगे, तो वो सब रूम जो था ना गंदा था, छोटी छोटी बस्तियों में रहने लगे। तो ये छोटी छोटी बस्तियों में रहने की जो पद्धति थी ना, इसी को स्लम पद्धति के नाम से जानी जाती है। यानी देखी जाए तो फैक्ट्री ने क्या किया, मजदूरों का जन्म दिया और फिर स्लम पद्धति की शुरुआत हो गई उसी समय से। अब पूछता है स्लम पद्धति क्या है या स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी। अब सिंपल से एकदम भाषा में आपको समझा रहा हूं कि स्लम पद्धति क्या है। देखो बुआ, स्लम पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो मतलब गंदी या छोटी छोटी बस्तियों में जो मजदूर रहते हैं, ये मजदूर रहने की जो प्रक्रिया है ना छोटी छोटी बस्तियों में, वही कहलाती है स्लम पद्धति। यानी गरीब जो मजदूर है वो अपना जीविका चलाने के लिए फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उसी फैक्ट्री के आसपास रूम लेकर रहते हैं। तो वो जो रूम होता है वो गंदा होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो ये छोटे छोटे रूम और कमरे जो है ना, यही जो पद्धति है यही कहलाता है स्लम पद्धति। ये शुरुआत इसकी कैसे हुई, तो इसका शुरुआत हुआ पैसे बचाने के चक्कर में। मजदूर लोग सोचने लगे कि कुछ पैसे बचाकर कहाँ भेजेंगे, अपने परिवार के पास भेजेंगे ताकि हमारा परिवार अच्छा से चल सके। तो पूछता भी है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुआ, तो बस आपको इतना लिखना है कि जो मजदूर लोग होते हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां से अपना पैसा बचाने के चक्कर में अगल बगल फैक्ट्री के अगल बगल ही रूम लेकर रहने लगते हैं। तो रूम थोड़ा कचरा मतलब
मतलब गंदा गंदा होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं और वहीं पर अपना वो भरण पोषण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वही श्रम पद्धति कहलाती है। मतलब अपना जीविका चलाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो फैक्ट्री के अगल बगल ही क्या करते हैं, रूम ले लेते हैं और अपना जीविका चलाने लगते हैं। तो ये जो पद्धति हो गया ना, वही श्रम पद्धति कहलाती है। इसकी शुरुआत पैसे बचाने के लिए, ताकि पैसे बचाकर अपने परिवार के पास भेजी जा सके, इसीलिए करी गई थी। तो आपको श्रम पद्धति भी विस्तार से समझ में आ गई होगी। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ना प्रश्न उत्तर इसका देख लेते हैं। अब इसका एक चीज और मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि मजदूरों की आजीविका जो है ना उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। अब इसका देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग देखते हैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये सारा प्रश्न देख लेते हैं। वो सॉल्व हो जाएगा, इतने बातों में आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखे। फैक्ट्री प्रणाली का विकास क्यों है, इसके दो कारण लिखना है। तो बस आपका इसका दो कारण लिखना है कि जब मजदूर थे ना वो ज्यादा काम करते थे, लेकिन मतलब ज्यादा मेहनत करते थे और वो काम बहुत कम हो पाती थी, इसी कारण से फैक्ट्री की स्थापना करी गई, ठीक है ना। ये पहला कारण लिख देंगे। और दूसरा का, जब नए नए मशीनों की आवश्यकता, जब नए नए मशीन आविष्कार करे गए, ज्यादा मात्रा में वस्तु बनने लगी, इसी कारण से लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री प्रणाली को अपनाना स्टार्ट कर दिया। दुकान लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, तभी बताएं। बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या होता है, पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच वाला जो वर्ग होता है वो बुर्जुआ वर्ग होता है, और जो फैक्ट्री में काम करवाने का जो जिम्मे होता है वो बुर्जुआ वर्ग के पास ही होता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में भारत मुख्य उद्योग कौन कौन से थे, तो बात करेंगे तो भारत के मुख्य उद्योग 18वीं शताब्दी में वो सूती वस्त्र थे, मसाला उद्योग थे, कपास उद्योग था, रेशम वस्त्र उद्योग था। ये सब लिख लीजिएगा। क्या क्या लिखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग, मसाला उद्योग, कपास उद्योग, रेशम उद्योग, ये सब 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग थे। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट था सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो बुआ, अब इस चीज को समझो, एक बार और बता दो। निरुद्योगीकरण का मतलब आप लिख लीजिएगा कि कुटीर उद्योग का समाप्त होना ही, हाथ से बनाई गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करना ही निरुद्योगीकरण कहलाती है। इसकी शुरू, इसका मतलब इसको लिखेगा कि औद्योगिकीकरण के बाद ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया गया, मतलब निरुद्योगीकरण की शुरुआत हो गई। अब इसको एक बार और समझा, देखो इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लटपटा सा वर्ड है इसको, निरुद्योगीकरण। निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है। तो लिखना है कि कुटीर उद्योगों का समापन, कुटीर उद्योग का समाप्त होना, यानी हाथ से बनाई गई वस्तुओं का समापन करना ही कुटीर उद्योग कहलाता है, ठीक है। इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग जब औद्योगिकरण आ गई तो इसकी शुरुआत हो गई, निरुद्योगीकरण की शुरुआत हो गई। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, आगे मैं आपको जब इसके पार्ट में ये मजदूरों की आजीविका पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा उस समय। देखो तो समझ लो, अभी बता भी दे रहा हूं कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। कब, 1916 में हुई थी। और इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय जो कंपनियां हैं, भारतीय जो उद्योग है, जो व्यापार है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको ज्यादा मात्रा में लाभ दिया जा सके। तो क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो बस आपको इतना लिखना है 1916 में। इसका उद्देश्य यही था कि भारतीय जो कंपनियां, जो उद्योग है, जो व्यापार है, उसको बढ़ावा दी जा सके। तो इस तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया। इसका लघु उत्तरीय देखिए, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, लिख लीजिएगा, मशीनों के द्वारा वस्तु का उत्पादन करना ही औद्योगिकीकरण कहलाती है। उसके बाद है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो देखो बस इतना लिखना है कि जब अपने देश में औद्योगिकरण आ गई, मतलब जब इस विश्व में, इस देश में जब औद्योगिकरण मतलब मशीनों के द्वारा जब वस्तु बनने लगा, तो कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, जिसके कारण से मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने लगे। और फैक्ट्री के जो मालिक थे ना, वो काम 16 से 18 घंटा मजदूर से करवाते थे, लेकिन उसका कम मात्रा में पैसा देते थे, जिसके कारण से मजदूरों का कंडीशन दयनीय हो गया। इतनी बात आपको लिखनी है। अगला, श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो लिखना है कि जो छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं, मतलब जो कंपनी लिखिएगा, बस मजदूर लोग फैक्ट्री में जहां काम करते हैं, वहां पर वो पैसे बचाने के चक्कर में छोटे छोटे कमरे लेकर गंदी गंदी बस्तियों में रहते हैं। तो यही प्रक्रिया श्रम पद्धति कहलाती है, और इसकी शुरुआत पैसे बचाने के लिए की गई थी। बस इतनी बात लिखना है। अगला, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया और इसके क्या उद्देश्य थे, बस इतना लिखना कि न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित किया गया था। जब देश आजाद हो गया ना, तो उसके बाद 1948 में पारित किया गया था, क्योंकि देश बंटवारा के बाद 1947 में देश बंटवारा हो गया, तो मजदूरों का कंडीशन दयनीय हो गया। तो आपका क्वेश्चन ये कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया और इसका क्या उद्देश्य थे, तो लिखेंगे 1948 में पारित किया गया था, और इसका उद्देश्य यही था कि मजदूरों को एक निश्चित राशि दिया जा सके, मजदूर जितना काम करेंगे उनको उतना निश्चित राशि दिया जा सके। और पांचवा है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान कैसे की, तो लिखना है कोयला और लौह उद्योग के कारण ही बहुत सारे रेल पटरियां बनना स्टार्ट हो गया,
अपने देश में रेल पटरिया क्या हो गया, बनना स्टार्ट हो गया, और रेल पटरिया कोयले से बिजली बनना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से ये क्या हुआ कि ये औद्योगिकरण मतलब मशीनों की स्थापना पर ज्यादा जोर डाल दिया। अगर ध्यान से आप सोचिए, अगर मशीन नहीं आता और सोचिए कोयले कोयले नहीं होता तो बिजली नहीं बन पाता, जब बिजली नहीं होता तो दिक्कत, रेल उल नहीं चलता, पहले कोयले पर चलता था रेल, तो ज्यादा मात्रा में कोयले और लोहे का प्रयोग करके औद्योगिकरण को तेज कर दिया गया। अब देखो इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर होगा। अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें, तो ये वाला कारण आप लिखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि औद्योगिकरण के सबसे प्रमुख कारण थे श्रम अधिक लेकिन काम कम। उसके बाद बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आगे देखिए, आगे कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाले, मतलब औद्योगिकरण जब आ गए तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हुए, तो नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योग का पतन हो, समाज में 3 वर्ग आ गए, कौन कौन सा, पूंजीपति, मध्यम वर्ग, ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा, आपको समझा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसका 3 नंबर, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया। तो बस आपको इतना लिखना है कि उपनिवेशवाद, जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश को गुलाम बनाता है तो यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाता है। उसके बाद इसी में है कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया, तो ब्रिटेन वासियों ने बहुत सारे वस्तु का उत्पादन करके वो अपने देश में आए, और क्या उसी को बेचने के बहाने से बहुत सारे देशों को क्या किए, गुलाम बनाना शुरू कर दिए, जिसमें से इंडिया था। इंडिया में वो वस्तु बेचने के, व्यापार करने के माध्यम से, वस्तु बेचने के माध्यम से और इंडिया को गुलाम बना लिए। वो अपनी वस्तु ला कर यहाँ पर महंगा बेचते थे और हम लोग का भरपूर शोषण करते थे। इतनी बातें आपको लिख देनी है। देखो चैप्टर को बेसिक से समझ जाओगे ना, ये हार्ड चीजें नहीं है। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग के महत्व एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले। अभी मैं आपको समझाया था, देखो बस इतना लिखना है, कुटीर उद्योग ये हाथों से बनाई गई एक उद्योग होता है जिसमें आदमी अपना कम पैसा लगाकर ज्यादा मात्रा में पैसा कमा लेता है, कम पूंजी लगाएगा लेकिन ज्यादा पूंजी वो कमा लेता है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य का आर्थिक स्थिति सुधरता है कि भाई कुछ लगाया नहीं या कमा लिए। तो ये सब बातें आपको लिख देना है, ठीक है ना, बता दिया गया। अगला 5वां देखिए, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। जब अपने देश में मशीनें आने लगी ना तो मजदूरों का कंडीशन बिगड़ने लगा, जिसके कारण से राजनीतिक लोग क्या हुए कि मजदूरों को सुधार करने के लिए, मजदूरों का सुधार करने के लिए वो बहुत सारे आंदोलन छेड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद मैं आपको आंदोलन पढ़ाऊंगा, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब प्रश्न क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मजदूरों की आजीविका बचा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जरा सा मजदूरों की आजीविका को हम लोग समझ लेते हैं कि मजदूरों का जीवन कैसे चल रहा था। देखो बुआ, सबसे पहली बात है, जब औद्योगिकरण आ गई ना तो फैक्ट्री को जन्म दे दिया, यानी औद्योगिकरण जो था ना वो नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया जिसमें मजदूर काम करने लगे। और फैक्ट्री के जो मालिक हुआ करते थे वो मजदूरों से 16 से 18 घंटा काम करवाते थे। सोचिए, एक मजदूर को 16 से 18 घंटा काम करवाई जाती थी और उसका पैसा भी पूरा नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि कभी कल तो उसको पैसे ही नहीं दिया जाता था। तो मजदूरों का ज्यादा मात्रा में शोषण होने लगा। कब? जब फैक्ट्री की स्थापना कर दी गई, तब मजदूरों ने क्या किया कि इसके प्रति आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। तो 1830 से लेकर 1848 के बीच में मजदूरों ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए सरकार को 1832 ईस्वी में सुधार अधिनियम लगाना पड़ा। सुधार अधिनियम का मतलब क्या हो गया कि जो फैक्ट्री के लोग थे वो मजदूरों से ज्यादा उधर काम नहीं करवा सकते हैं। फिर 1838 ईस्वी में मजदूरों द्वारा ही चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में स्टार्ट कर दी गई थी। चार्टिस्ट आंदोलन का मतलब उद्देश्य यही था कि मजदूरों को भाई जितना काम करेंगे उतना पैसा दीजिए। तो मजदूरों को सुधार के लिए मजदूरों ने आंदोलन किया था, ठीक है, मजदूरों ने आंदोलन किया। जब मजदूर आंदोलन करने लगे तो सरकार को तो गौर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, फिर 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या हुआ कि वहां के जो मजदूर थे वो आंदोलन कर रहे थे कि भाई हम लोग को कुछ ना कुछ अधिकार होनी चाहिए ना। तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के स्त्री और पुरुष को मताधिकार प्राप्त हो गया, मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में जो था ना लोकतंत्र स्थापित था उस समय। तो 1918 में इंग्लैंड में स्त्री पुरुष को सबसे पहले 1918 में इंग्लैंड में ही स्त्री और पुरुष को मताधिकार प्राप्त हुआ था। फिर 1881 ईस्वी में अगर देखते हैं तो पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया, मतलब 1881 ईस्वी में ही पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया, जिसमें मतलब जिसके उद्देश्य क्या थे कि 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे ना उनको काम धाम नहीं करना, उनसे फैक्ट्री के जो मालिक होंगे वो काम नहीं करवाएंगे, और जो 12 वर्ष से कम बच्चे काम करेंगे उनके लिए एक निश्चित वेतन निर्धारित कर दिया जाएगा, निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद महिलाओं को निश्चित समय तक काम करना होगा, वो 16 से 18 घंटे काम नहीं करेंगी और उनका वेतन निश्चित होगा कि हर मजदूर को इतना महीना दिया जाएगा। तो 1881 ईस्वी में पहला
फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। फिर 12 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको निश्चित समय और निश्चित वेतन दिया जाएगा। महिलाओं से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, निश्चित समय के अनुसार काम करना होगा और फिर उनको वेतन भी निश्चित कर दिया जाएगा। तो ये किसका, ये जब 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था तो इसका उद्देश्य था। क्योंकि देखो मजदूर के जो मालिक थे ना, वो जो फैक्ट्री के जो मालिक थे वो छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाते थे, पैसा ज्यादा मात्रा में कमाते थे। तो 1881 ईस्वी में ये पारित किया गया था, इसका नाम था पहला फैक्ट्री एक्ट। फिर 1920 ईस्वी में अपने इंडिया की बात करते हैं तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य यही था कि मजदूरों को निश्चित वेतन दिया जाए, क्योंकि इंडिया में भी वैसे ही अंग्रेज कर रहे थे, मजदूर का शोषण ज्यादा मात्रा में कर रहे थे। फिर 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना करी गई। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम लगा दिया गया, मजदूर संघ अधिनियम की स्थापना करी गई। इसका बस देखो सबका यही उद्देश्य था कि मजदूरों का जो अधिकार है वो दिया जाए। उसके बाद देखो जब 1926 में यह मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया, उसके बाद जो मजदूर थे ना देश के आंदोलन में कूद गए। मतलब अपना जो इंडिया था ना उस समय क्या था, आजादी के चरम सीमा पर पहुंच चुका था। महात्मा गांधी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन, तरह तरह का आंदोलन डाल दिए थे। तो उस आंदोलन में मजदूरों ने क्या किया, अपना क्या किया, आजीविका छोड़कर, जो आंदोलन कर रहे थे वो सब छोड़कर वो आजादी में कूद गए। तो बस इसलिए ये सोचकर ना कूदे मजदूर देखो आंदोलन में इसलिए साथ देने लगे कि मजदूर जानते थे कि जब देश आजाद हो जाएगा ना तो भाई हमें पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अपना देश 2 भागों में बंट गया, और 2 भाग में बंटते बंटते ही मजदूर संघ भी जो था ना, मजदूर संघ जो अधिनियम था ये भी 3 भाग में बंट गया। कौन कौन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको शॉर्ट में INTUC के नाम से जानते हैं। दूसरा था हिंद मजदूर संघ जिसको शॉर्ट में HMS के नाम से जानते हैं हम लोग। और तीसरा था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मतलब जो मजदूरों का संघ बना था वो भी 3 भागों में बंट गया। देश का जैसे बंटवारा हुआ कि जो मजदूर संघ था वो 3 भागों में बंट गया। पहला इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा हिंद मजदूर संघ और तीसरा का यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये 3 भागों में बंटने का काम हुआ कि कौन सा, तो मजदूर संघ का बंटवारा हो गया। फिर आगे देख सकते हैं तो 1948 ईस्वी में सरकार ने मजदूरों का स्थिति सुधारने के लिए 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू कर दिया कि हर जो मजदूर है उसको न्यूनतम राशि दी जाएगी। बस इतना राशि दिया जाएगा कि वो अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चला सके। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी क्या किया कि 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित कर दिया। राष्ट्रीय श्रम आयोग का मतलब मजदूरों को निश्चित राशि दिया जाए, छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। तो अपने देश के जो सरकार थे ना मजदूरों का कंडीशन सुधारने के लिए देश आजादी के बाद 1948 में 1962 में सरकारों ने क्या किया, बहुत सारे मजदूरों की कंडीशन को सुधारने के लिए नियम पारित किया था। तो इस तरह से ये मजदूरों की आजीविका थी कि जब फैक्ट्री आ गई ना तो मजदूरों का बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण होता था। तो उसके सुधार के लिए मजदूरों ने भी आंदोलन किया था, जिसमें चार्टिस्ट आंदोलन लंदन में था। ये सफल नहीं रहा, लेकिन भविष्य में इसका बहुत ज्यादा मात्रा में ये सफल होने लगा था। मजदूर भाई अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। इंडिया में भी अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गई 1920 में कि नहीं मजदूरों को अधिकार दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की भी स्थापना कर दी गई, जिसको ILO के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बहुत सारे मतलब ये जो चार्टिस्ट आंदोलन था लंदन में हुआ था, कब हुआ था पूछता है तो ये 1800 जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो 1838 में हुआ था। कहाँ, लंदन में हुआ था। मजदूर अपने अधिकार को लेने के लिए आंदोलन किए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो बचा पॉइंट था क्लियर हो गया। अब जरा सा हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है। चलो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी मैं पीछे आपको करा चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो मैंने आपको अभी बताया था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किए थे। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, 1770 ईस्वी में। ऑप्शन मार लीजिएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था, हम्फ्री डेवी। मुंबई में सर्वप्रथम सूती मिलों की स्थापना कब हुई थी, तो 1851 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में किया गया था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, 1914 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब करी थी, 1907 ईस्वी में। कहा, तो बिहार में किए थे, साक्षी एरिया में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई थी, 1910 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, अभी लिखवा है 1918 में हुआ था। तो 1918 ऑप्शन मार लीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। देख सकते हैं भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। तो 1881 मार लीजिए। और यहाँ से डॉट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सन 1838 ईस्वी में डॉट में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लंदन में शुरुआत हुई थी, लंदन भर लीजिएगा। फिर सन डॉट में मजदूर संघ अधिनियम पारित किया गया था।
तो मजदूर संघ अधिनियम यहाँ देख सकते हैं 1926 में पारित किया गया था। तो 1926 पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया? 1948 में पारित किया गया, 1948 पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब? तो 1920 में भी बताया। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डॉट को निश्चित किया गया था। लिखिएगा उम्र और वेतन को फिक्स कर दिया गया, बस यही बात है। और उसके बाद आगे मिलान करने वाला है, तो स्पिनिंग जेनी का मिलान कर लीजिएगा आप किससे? जेम्स हार्ब्रिज के द्वारा, हार्ब्रिज से मिलेगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया था। फिर फ्लाइंग शटल है, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। कौन किया था? लंकाशायर के जॉन के ने किया था। फिर पावरलूम, तो पावरलूम का आविष्कार जेम्स वाट किया था, जेम्स वाट से मिला लीजिएगा। वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार एडमंड कार्टराइज ने किया था, यानी ख के संग मिला लीजिएगा। फिर आगे स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कौन किए थे? तो भाई सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। तो इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरी तरह से क्लियर हो गया और ये चैप्टर भी आपका एक ही वीडियो में क्लियर होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।